नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर, अडानी के मुद्दे पर विपक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं, मोदी सरकार के खिलाफ भरी हुंकार। ये आपको बता दें कि अडानी मुद्दे पर कांग्रेस समेत समूचा विपक्षी कुनबा अब एकजुट हो गया है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद विपक्षी दलों के तेवर अब और ज्यादा तल्ख हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से कहा कि लोकतंत्र को अगर आप जिंदा रखना चाहते हैं तो विपक्ष की बात भी सुननी पड़ेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे का सीधा इशारा अडानी मुद्दे पर जेपीसी जांच को लेकर था, लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी ने खुला ऐलान कर दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका अभियान जारी रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि अपने भ्रष्ट कामों का खुलासा होता देखा ये लोग बेचैन हो गए हैं, लेकिन अडानी के मुद्दे पर विपक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। विपक्ष मोदी सरकार से जेपीसी जांच की मांग कर रहा है। अगली बड़ी खबर, 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी कांग्रेस पार्टी। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मिलने के बाद बोले नवजोत सिंह सिद्धू। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वड्रा से मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात की तस्वीर भी ट्वीट की, साथ ही पंजाब और कांग्रेस नेताओं के प्रति अपने संकल्प को दोहराया। हाल ही में जेल से रिहा हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने यह तक कहा कि वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि आज नई दिल्ली में अपने मेंटर और दोस्त राहुल जी, दार्शनिक मार्गदर्शक प्रियंका गांधी जी से मुलाकात की। आप मुझे जेल में डाल सकते हैं, मुझे डरा सकते हैं, मेरे सभी वित्तीय खातों को ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन पंजाब और मेरे नेताओं के प्रति मेरी प्रतिबद्धता ना तो झुकेगी और ना ही 1 इंच पीछे हटेगी। अगली बड़ी खबर, विपक्ष ने अडानी मुद्दे पर निकाला तिरंगा मार्च, स्पीकर की चाय पार्टी का भी कर दिया बहिष्कार। ये आपको बता दें कि संसद के हंगामेदार बजट सत्र के अंतिम दिन विपक्ष ने अडानी के मुद्दे को उठाते हुए जोरदार तरीके से हंगामा किया। विपक्ष अडानी मामले की संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की जांच की अपनी मांग पर अड़ा रहा। इतना ही नहीं, मामले में रोष जताते हुए कांग्रेस पार्टी ने संसद से विजय चौक तक तिरंगा मार्च निकाला। डीएमके, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, राकापा और वामपंथी जैसे समान विचारधारा वाले दलों ने भी इस मार्च में हिस्सा लिया। मार्च के बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अडानी मुद्दे पर सरकार से सवाल किया और आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती कि संसद चले। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई क्योंकि विपक्षी सदस्य नारेबाजी और तख्तियां लेकर वेल में आ गए थे। इसी मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बाद राज्यसभा को भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस सहित 13 विपक्षी दलों ने स्पीकर की पारंपरिक चाय पार्टी का भी बहिष्कार कर दिया। अगली बड़ी खबर, अडानी मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला, बोले दाल में कुछ काला है। ये आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि यह सत्र चले और जब भी विपक्षी नेताओं ने नोटिस दिया है उन्हें रोक दिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कुछ तो बड़ी गड़बड़ है, इसीलिए सरकार अडानी मामले में जेपीसी जांच के आदेश पर सहमत नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने लोकसभा में पूछा कि 2.5 साल में अडानी की संपत्ति इतनी कैसे बढ़ गई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ये जानना चाहते थे कि अडानी पीएम मोदी के साथ में किन देशों में गए, इससे कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि उनके पास में पूर्ण बहुमत है। जेपीसी गठित होने पर ही विपक्ष को सभी दस्तावेजों की जांच करने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि इसीलिए हमने इसकी मांग की, लेकिन उन्होंने मुद्दे को बदल दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि दाल में कुछ काला है, जरूर कुछ ना कुछ कनेक्शन होंगे। अगली बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट ने गैस की कीमत तय करने के नए फार्मूले को दे दी मंजूरी। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को केंद्र कैबिनेट की बैठक हुई। यह बैठक पीएम आवास पर आयोजित की गई। इसमें सीएनजी और पीएनजी के दामों में राहत दी गई है। पीएनजी पर करीब 10% की कमी आएगी और सीएनजी पर भी 5 से 6 रुपए प्रति लीटर की कमी आएगी। कैबिनेट ने संशोधित घरेलू गैस मूल्य निर्धारण दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने गैस कीमत निर्धारण के नए फार्मूले को मंजूरी दी है। यह हर महीने तय किया जाएगा। आम घरेलू उपभोक्ता से लेकर किसानों और गाड़ी चलाने वालों सभी को फायदा होगा। अगली बड़ी खबर, सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी को लगा एक और झटका, वायनाड ऑफिस का फोन और इंटरनेट कनेक्शन भी काट दिया गया। यह आपको बता दें कि संसद की सदस्यता जाने और बतौर सांसद अयोग्य ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी को बतौर सांसद वायनाड में मिले ऑफिस का इंटरनेट और फोन लाइन कनेक्शन काट दिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि ऐसा किए जाने से पहले उन्हें या उनके कार्यालय में कोई भी पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक आवंटित सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के बंगले से अब सामान सोनिया गांधी के बंगले में शिफ्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि अब राहुल गांधी जल्द ही अपना बंगला खाली कर सकते हैं।
अगली बड़ी खबर, क्या 2024 के चुनाव तक एक साथ रह सकेगा पूरा विपक्ष? संसद सत्र के आखिरी दिन एनसीपी ने कांग्रेस को दे दिया झटका। ये आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र के आखिरी दिन विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीपी ने हिस्सा नहीं लिया। यही नहीं, कांग्रेस समेत लगभग 1 दर्जन विपक्षी दलों ने स्पीकर की चाय पार्टी का भी बहिष्कार किया था, लेकिन एनसीपी, टीएमसी और फारूक अब्दुल्ला इस चाय पार्टी में शामिल हुए। संसद सत्र के अंतिम दिन विपक्ष ने अडानी मामले की जेपीसी जांच की मांग को लेकर तिरंगा मार्च भी निकाला। इस मार्च में विपक्ष के 20 दल शामिल हुए। कांग्रेस चाहती थी कि ये सभी दल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को जमकर घेरें, लेकिन एनसीपी ने मंच साझा करने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, स्पीकर की चाय पार्टी में भी एनसीपी शामिल हुई, जबकि कांग्रेस पार्टी ने इस चाय पार्टी का बहिष्कार किया था। विपक्षी एकता दिखाने में कई दल एक साथ आ तो जाते हैं, लेकिन कई मुद्दों पर उनके मतभेद भी साफ दिखाई देते हैं। एनसीपी अडानी के मुद्दे पर बार बार एक ही बात दोहराने के खिलाफ है। इसके पहले भी एनसीपी नेता अजीत पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री के मामले में विपक्ष से अलग लाइन ली थी। विपक्ष भले ही साथ दिखे, लेकिन बार बार ये दरारें उनकी एकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती हैं। ये ऐसा पहला मौका नहीं है जब विपक्षी एकता की कलई खुलकर सामने आई हो। इससे पहले भी कई मौकों पर यह साफ नजर आ चुका है। पिछले महीने ही ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका देते हुए 2024 लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन से साफ इनकार कर दिया था। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वो 2024 में कांग्रेस पार्टी या लेफ्ट किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेंगी। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक कांग्रेस में बवाल के आसार, कोलार से कट सकता है सिद्धारमैया का टिकट। यह आपको बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता सिद्धारमैया को पार्टी झटका दे सकती है। अटकलें हैं कि कोलार सीट से पार्टी उन्हें टिकट देने के मूड में नहीं है। हालांकि गुरुवार को जारी 42 नामों की दूसरी सूची में भी कोलार को लेकर फैसला नहीं लिया गया। खास बात यह है कि सिद्धारमैया लंबे समय से कोलार सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। पार्टी ने उन्हें वाड़ा सीट से चुनाव लड़ने को कहा है। एक मीडिया रिपोर्ट में कांग्रेस सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी सिद्धारमैया को 2 सीटों से उतारना नहीं चाहती। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी यह दिखाना चाहती है कि हर सीट जरूरी है और हर कार्यकर्ता बराबर है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने दावा किया था कि वो कोलार सीट से लड़ने के लिए तैयार हैं। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि उनके समर्थकों ने क्षेत्र का सर्वे करवाया है और यह पाया है कि सिद्धारमैया की सीट पर जीत पक्की है। इसके अलावा राज्य में मुख्यमंत्री चेहरे की दावेदारी को लेकर भी उनके और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार के बीच में खींचतान की खबरें चल रही हैं। आपको बता दें कि ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब कोलार से सिद्धारमैया का टिकट काट देगी। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने दूसरी सूची भी कर दी जारी। 42 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने 42 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। राज्य की 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए 10 मई को मतदान होगा और परिणाम 13 मई को घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता वाली केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक में उम्मीदवारों को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राज्य प्रमुख डीके शिव कुमार और राज्य के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कर्नाटक के शीर्ष पार्टी नेता मौजूद थे। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में भाजपा से सत्ता छीनने की पूरी कोशिश कर रही है। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में एक बार फिर से कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र। यह आपको बता दें कि कर्नाटक की सत्ता पर बीजेपी एक बार फिर से काबिज हो पाती है या नहीं, ये काफी हद तक राज्य के 5 जिलों में पार्टी के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। इन 5 जिलों में विधानसभा की 31 सीटें आती हैं और यहां पर हिंदुत्व का फैक्टर चुनावी परिणामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे पहले वर्ष 2013 में हुए पिछले विधानसभा चुनावों में दक्षिण कन्नड़ जैसे जिलों में हिंदुत्व कैडर की कुछ बड़ी शिकायतों में से एक यही था कि बीजेपी ने 5 साल के अपने कार्यकाल के दौरान गौ हत्या, धर्मांतरण, लव जिहाद और हिंदू संस्कृति के संरक्षण जैसे हिंदुत्व के किसी भी मूल मुद्दे पर काम नहीं किया। आपको बता दें कि ऐसे में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी भले ही बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रही हो, लेकिन उसने राज्य में अपने हिंदुत्ववादी वोटरों को खुश करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून पारित करना, धर्मांतरण और तथाकथित लव जिहाद को रोकथाम के लिए अंतर धार्मिक विवाह पर अंकुश लगाने से जुड़े कदम शामिल हैं। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि यह कानून पारित करके बीजेपी ने कर्नाटक में फिर से कमल खिलाने के लिए एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक चुनाव से पहले ही राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है आम आदमी पार्टी। हाई कोर्ट का आदेश, जल्द फैसला ले चुनाव आयोग। यह आपको बता दें कि दिल्ली और पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय दर्जे को लेकर चुनाव आयोग 11 अप्रैल को बड़ा फैसला कर सकता है। दरअसल कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने के संबंध में 13 अप्रैल से पहले आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। अदालत के निर्देश पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के प्रतिनिधि ने कहा कि 11 अप्रैल को ही
इस संबंध में फैसला ले लिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिए जाने में देरी को लेकर कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। याचिका आम आदमी पार्टी कर्नाटक इकाई के संयोजक पृथ्वी रेड्डी द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर की गई थी। आम आदमी पार्टी ने याचिका में कहा है कि वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिए जाने के लिए आवश्यक सभी शर्तों को पूरा करती है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी को दर्जा दिए जाने में देरी हुई है। आपको बता दें कि फिलहाल 11 अप्रैल को इस संबंध में चुनाव आयोग फैसला ले लेगा। आम आदमी पार्टी ने कर्नाटक में भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में बीजेपी से आगे निकल गई कांग्रेस पार्टी। बीजेपी और जेडीएस के बागियों को कांग्रेस पार्टी ने दे दिया टिकट। यह आपको बता दें कि कर्नाटक में होने वाले विधानसभा के चुनावों को अब 1 महीने का वक्त बचा है। सियासी गुणागणित में भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस पहले से ही लगी हुई है। कौन नेता किस पार्टी को ज्वाइन करने वाला है, इस पर भी सभी सियासी दलों की निगाह बनी हुई है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के सियासी समर में भाजपा की एक भी लिस्ट जारी न होने से पहले अब तक प्रत्याशियों की 2 लिस्ट जारी कर दी है। गुरुवार को जारी हुई कांग्रेस पार्टी की 42 उम्मीदवारों की लिस्ट से कर्नाटक के सियासी गलियारों में एक बार फिर से यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या कांग्रेस पार्टी भी भाजपा की तरह बागी उम्मीदवारों को अपना प्रत्याशी बनाकर सियासी दांव चल रही है, क्योंकि गुरुवार को जारी हुई लिस्ट में भाजपा और जेडीएस के बागी नेताओं को भी कांग्रेस पार्टी ने टिकट देकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। गुरुवार को जारी हुई कांग्रेस पार्टी की 42 उम्मीदवारों की लिस्ट में 3 भाजपा और 1 जेडीएस के बागी नेता के अलावा पिछले चुनाव में निर्दलीय तौर पर लड़े एक नेता को कांग्रेस पार्टी ने अपने दल में शामिल करते हुए टिकट देकर सियासी अखाड़े में उतार दिया है। 224 विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने अब तक 166 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है, जबकि 58 प्रत्याशियों की सूची जल्द ही आ जाएगी। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि जिन 58 प्रत्याशियों की सूची अभी आनी है, उनमें से कई प्रमुख विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं और कई बड़े गद्दावर नेताओं के नाम उस सूची में देखने को मिलेंगे। कर्नाटक में अभी तक भाजपा ने अपनी एक भी सूची जारी नहीं की है। आपको बता दें कि इसके अलावा कर्नाटक के सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की भी हो रही है कि भाजपा अपने कई वर्तमान विधायकों और कुछ मंत्रियों को टिकट नहीं दे रही है। यही वजह है कि भाजपा के प्रत्याशियों की एक भी लिस्ट जारी नहीं की गई है। आपको बता दें कि लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी 2 लिस्टें जारी कर दी हैं, जिसमें उसने 166 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। आपको बता दें कि हर मामले में कर्नाटक में बीजेपी से आगे कांग्रेस पार्टी निकल गई है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के मुद्दे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर भड़के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, दे डाली बड़ी नसीहत। यहां आपको बता दें कि राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान के बाद कांग्रेस पार्टी और बीजेपी नेताओं के बीच में ठन गई है। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बीच में ट्विटर वॉर जारी है। जयराम रमेश ने सिंधिया परिवार पर देश के साथ गद्दारी करने का आरोप लगाया है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री ने उन्हें इतिहास पढ़ने की नसीहत दे दी है। इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि गुलाम नबी आजाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया मिलकर राहुल गांधी के खिलाफ ऐसी निम्न स्तरीय भाषा बोलने लगेंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जुबानी हमला तेज करते हुए कहा कि पार्टी के नेता थक चुके हैं, क्योंकि राहुल गांधी इतने हमलों के बावजूद जनता की आवाज उठाने से पीछे नहीं हटे हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी से गए इन नेताओं को टास्क दिया गया है। ये सब जिंदगी भर जिस विचारधारा से लड़ने की कसमें खाते थे, आज बीजेपी नेताओं के इशारों पर उसी फांसीवादी विचारधारा के साथ में खड़े हो गए हैं। अगली बड़ी खबर, बेटे ने थामा बीजेपी का दामन तो दिग्गज कांग्रेसी नेता ए.के. एंटनी बोले, मैं जब तक जीवित रहूंगा कांग्रेस में रहूंगा। यह आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद पिता ए.के. एंटनी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने अपने बेटे के फैसले पर दुख जताया। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक तिरुवनंतपुरम में मीडिया से बात करते हुए ए.के. एंटनी ने कहा कि अनिल के बीजेपी में शामिल होने के फैसले ने मुझे बेहद आहत किया है। यह बेहद गलत फैसला है। भारत का आधार एकता और धार्मिक सद्भाव है। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, बीजेपी एक योजनाबद्ध तरीके से विविधता और धर्मनिरपेक्षता को कमजोर कर रही है। बीजेपी सिर्फ एक रूपता में विश्वास करती है। वे देश के संवैधानिक मूल्यों को नष्ट कर रहे हैं। ए.के. एंटनी ने यह भी कहा कि मेरी वफादारी हमेशा नेहरू परिवार के साथ रहेगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं अब 82 साल का हो गया हूं। मैं अपने जीवन के अंतिम चरण में हूं। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक जीवित रहूंगा और लंबे जीवन की मुझे कामना नहीं है। मैं जब तक भी जीवित रहूंगा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बनकर जीऊंगा।
अगली बड़ी खबर, तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को मिली जमानत, बुधवार को हुई थी गिरफ्तारी। ये आपको बता दें कि तेलंगाना हिंदी एसएससी पेपर लीक केस में गिरफ्तार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को गुरुवार को वारंगल कोर्ट ने जमानत दे दी। उन्हें बुधवार को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले उन्हें बुधवार और गुरुवार की दरमियान रात को पुलिस ने हिरासत में लिया था। बीजेपी की लीगल सेल टीम की ओर से दाखिल की गई जमानत याचिका पर अदालत ने संजय कुमार को 20,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। उन्हें शुक्रवार को जेल से रिहा करने का कोर्ट ने आदेश दिया है। अगली बड़ी खबर, करोड़ों कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी ने किया संवाद, बीजेपी स्थापना दिवस पर 2024 का लिया संकल्प। यह आपको बता दें कि 6 अप्रैल को भाजपा ने अपना स्थापना दिवस मनाया और राजनीतिक हालात देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भाजपा इस वक्त अपने स्वर्णिम युग में है। कई राज्यों में भाजपा की सरकार है तो 2 बार से लगातार पूर्ण बहुमत से केंद्र में उसकी सरकार बन रही है। इस मौके पर पीएम मोदी ने करोड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और अगले लोकसभा चुनाव के लिए उनमें ऊर्जा भरी। दरअसल पीएम मोदी जानते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत हैं और इस ताकत को वो 2024 के चुनाव में और ज्यादा मजबूत होता हुआ देखना चाहते हैं। और बड़ी खबर, नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे पर बोला जोरदार हमला, कहा उद्धव ठाकरे तुम किस खेत की मूली हो, राम भगवान ने अच्छे अच्छों का घमंड मिट्टी में मिला दिया। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अमरावती शहर में यहां की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने 11,000 लोगों के साथ में हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान अपने जेल के दिनों को याद करते हुए नवनीत राणा थोड़ी भावुक हो गई और साथ ही उद्धव ठाकरे पर हमलावर भी नजर आई। सांसद नवनीत राणा ने कहा कि उद्धव ठाकरे की सरकार ने मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए 14 दिनों के लिए जेल में डाल दिया। राम भगवान ने अच्छों का घमंड मिट्टी में मिला दिया तो उद्धव ठाकरे तुम किस खेत की मूली हो। साथ ही उन्होंने दावा करते हुए कहा कि उन्हें जेल में यातना का सामना करना पड़ा लेकिन उससे उनका विश्वास नहीं टूटा। गुरुवार को हनुमान जयंती और अपने जन्मदिन के अवसर पर सांसद नवनीत राणा ने यहां एक सभा को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे का अहंकार टिकेगा नहीं। सांसद नवनीत राणा ने कहा कि 1 साल पहले तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार ने हमें केवल हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए 14 दिनों के लिए जेल में डाल दिया था। उद्धव ठाकरे तुम किस खेत की मूली हो, राम भगवान ने अच्छों का घमंड मिट्टी में मिला दिया। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी में वुजू करने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष, 14 अप्रैल को होगी सुनवाई। यह आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद का वुजू क्षेत्र हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद का केंद्र है क्योंकि हिंदू पक्ष का दावा है कि उस स्थान पर एक शिवलिंग पाया गया है। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्षकारों ने रमजान के महीने के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर वुजू करने की अनुमति के लिए आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मुद्दे का जिक्र वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष किया जो 14 अप्रैल को मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमत हुए हैं। ज्ञानवापी विवाद तब उठा था जब हिंदू भक्तों ने ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर के अंदर पूजा करने के अधिकार का दावा करते हुए एक सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनका कहना था कि एक हिंदू मंदिर था और अभी भी हिंदू देवताओं का घर है। आपको बता दें कि अब मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी में वुजू करने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। अब इस मामले की सुनवाई 14 अप्रैल को होगी। अगली बड़ी खबर, साईं बाबा पर विवादित टिप्पणी के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मांगी माफी। ये आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर नए विवाद को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री के साईं बाबा को लेकर दिए गए बयान पर हंगामा हो गया। धीरेन्द्र शास्त्री ने हाल ही में साईं बाबा को लेकर विवादित बयान दिया था जिसके बाद बवाल मच गया। अपने खिलाफ बढ़ते विवाद को देखते हुए अब उन्होंने अपने दिए हुए बयान पर माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाना उनका मकसद नहीं था। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, क्या कर्नाटक में इस बार कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।